जय हिंद छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में। चलिए हम चलते हैं बीएड 38 वर्ष के अंतर्गत हमारा सब्जेक्ट है अधिगम एवं शिक्षण। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे बुद्धि। तो सबसे पहले हम इसकी रूपरेखा देख लेते हैं। प्रस्तावना, बुद्धि का अर्थ, बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि की विशेषताएं, बुद्धि के प्रकार, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि का शैक्षिक महत्व, निष्कर्ष और संदर्भ। चलिए अब हम देखते हैं बुद्धि की प्रस्तावना। देखिए, जो बुद्धि होती है एक जन्मजात शक्ति होती है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति धरती पर पैदा होता है तो उसमें जो बुद्धि होती है वो ईश्वर द्वारा ही थोड़ी बहुत बुद्धि प्रदान की जाती है। उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे एक बच्चे की वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे क्या है, उसकी जो बुद्धि है वह धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तथा क्या होता है कि जन्म के बाद जब बालक वातावरण में जब वह कदम रखता है तो क्या करता है, वह धीरे धीरे अपने आसपास के माहौल को, वातावरण को, अपने घर के लोगों को, इस सब को देखते क्या करता है, वो धीरे धीरे उसकी जो बुद्धि है वह विकास करती जाती है। और एक बुद्धि का एक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि उसे कोई भी कार्य करने की जो विधि होती है ना, सोचने संबंधी की शक्ति होती है, ये सब किस पर निर्भर करता है, एक व्यक्ति की बुद्धि पर ही पड़ता है। और क्या देखा जाता है कि जब व्यक्ति का बुद्धि क्या होता है, कम होता है, तो वो क्या करता है, वह किसी भी कार्य को नहीं कर पाता है, वह किसी चीज़ को आसानी से नहीं सीख पाता है और क्या करता है कि उसे जैसा ठीक लगता है वो वैसे ही करता है। और क्या होता है, जो एक बुद्धि जिसमें बहुत अधिक बुद्धि होती है, वह व्यक्ति क्या करता है, वह किसी भी कठिन परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेता है और उस सिचुएशन से कैसे निकला जाए इसका वो तरीका ढूंढ लेता है। अर्थात बुद्धि का एक मानव के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। और एक व्यक्ति के लिए क्या होता है, बुद्धि अर्जन करने के लिए वह विभिन्न प्रकार के तरीकों को वह खोज सकता है तथा अपनी बुद्धि को वह निरंतर तरक्की प्रदान खुद कर सकता है प्रयोगों के द्वारा। अब हम लेते हैं बुद्धि का अर्थ। देखिए, बुद्धि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है बुद्धि का अर्थ चतुराई से लिया गया है। कहने का मतलब ये है कि जो बुद्धि होती है, जिसमें जितनी अधिक चतुराई होगी उसमें उतनी अधिक बुद्धि भी होगी। अर्थात यहाँ पर चतुराई से लिया गया है कि व्यक्ति कोई भी कार्य जितनी अधिक चतुराई से करता है उसमें उतनी ही अधिक बुद्धि होती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बुद्धि होती है ना, उसमें जो जिसमें अधिक बुद्धि होती है उसमें चिंतन मनन की अधिक शक्ति पाई जाती है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अधिकांश व्यक्ति जो होते हैं उसको वो समझते हैं कि जो बुद्धि है वह स्थूल होती है ना, जिसे प्रत्यक्ष रूप से समझा जाता है, जबकि क्या है, बुद्धि एक अमूर्त होती है, अमूर्त चिंतन होता है जिसे देखा व छुआ नहीं जा सकता, है ना। बुद्धि जो होती है वह कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करती है। जो बुद्धि होती है, जिसमें जितनी अधिक बुद्धि होगी ना, वह किसी भी कार्य को ऐसे ही नहीं समझेगा, मतलब वो उसकी तह तक जाएगा और उसे पूरी तरीके से जानने का वो प्रयत्न करेगा। और क्या करेगा, वो हर एक चीज को जब तक पूरी तरह जान न ले वह तह तक बहुत पहुँचना ही चाहेगा, अर्थात वो पूरी तरह से सीखना चाहेगा। अब हम देखते हैं बुद्धि की परिभाषाएं। पहला देखते हैं वुडवर्थ के अनुसार, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। देखिए, वुडवर्थ जी कहते हैं कि जो बुद्धि होती है यह कार्य करने की एक विधि होती है। अर्थात यहाँ पर कहा जा रहा है कि बुद्धि जो होती है वो हमें किसी कार्य को किस प्रकार करना है उसकी हमें विधि बताती है। मतलब हमारा एक दिमाग जैसा रहेगा, जितना अधिक अच्छा रहेगा, वो क्या करें, हम किसी भी कार्य को उतनी ही अधिक अच्छी विधि से हम कर पाएंगे। तो वुडवर्थ जी का यही कहना है कि जो बुद्धि होती है वह एक कार्य करने की एक विधि या प्रणाली होती है। अब दूसरा देखते हैं बकिंघम के अनुसार, सीखने की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। बकिंघम जी कह रहे हैं कि सीखने की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। देखिए, जब व्यक्ति किसी कार्य को अगर सीखना चाहेगा, है ना, तो धीरे धीरे क्या करेगा, उस कार्य को करने लग जाएगा और धीरे धीरे उस कार्य में क्या हो जाएगा, वो निपुण हो जाएगा। अगर वही व्यक्ति उस कार्य को करना नहीं चाहेगा तो उसकी जो बुद्धि वह क्षीण हो जाएगी और उस कार्य को वह समझ ही नहीं पाएगा। तो जैसे जैसे हम किसी कार्य को सीखते जाते हैं तो क्या होता है, हमारी जो बुद्धि है वह भी विकास करती जाती है। तो बकिंघम जी ही कह रहे हैं
कि सीखने की योग्यता ही क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। अब तीसरा लेते हैं वुड्रो के अनुसार, देखते हैं वुड्रो जी क्या कहते हैं। बुद्धि ज्ञान को अर्जन करने की एक क्षमता है। देखिए वुड्रो जी कह रहे हैं कि जो बुद्धि होती है वह ज्ञान को अर्जन करने की क्षमता होती है। जिस व्यक्ति में जितनी अधिक बुद्धि होगी वह किसी भी ज्ञान को जल्दी अर्जित कर लेगा। अर्थात जब शिक्षा के द्वारा किसी बालक को जब शिक्षा दी जाती है तो वह क्या करता है, अगर उसमें जो बुद्धि होती है वो थोड़ा उच्च होगी तो क्या करेगा, वह किसी भी बात को आसानी से सीख लेगा और किसी भी कार्य को वह करते 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 उसकी तह तक वो पहुँच जाता है, अर्थात उस कार्य में वह निपुण हो जाता है और क्या करता है, वो पूरी तरह से किसी टॉपिक को वो अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग वो समझ जाता है। चलिए अब हम देखते हैं बुद्धि की विशेषताएं। जो बुद्धि होती है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, चलिए देखते हैं। पहला है बुद्धि एक जन्मजात शक्ति होती है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो बुद्धि होती है वह व्यक्ति की क्या होती है, जन्मजात शक्ति होती है। वह जन्म लेते ही उसमें कुछ बुद्धि होती है ना, उसे ईश्वर द्वारा प्रदत्त जन्मजात शक्ति बुद्धि की एक होती है। तथा क्या करता है, वह धीरे धीरे जैसे जैसे अपना विकास करते जाता है वैसे वैसे वह वातावरण से जो क्या है वो ज्ञान का अर्जन करते जाता है और वैसे वैसे उसकी जो बुद्धि है वह परिवर्तित मतलब की विकास करती जाती है। अब हम देखते हैं दूसरा, बुद्धि मूर्त चिंतन है। देखिए कई लोग क्या कहते हैं कि जो बुद्धि होती है वह क्या होती है, अमूर्त चिंतन है ना। तो इसमें क्या है, बुद्धि एक मूर्त चिंतन होती है, जिसमें हम मूर्त रूप से बुद्धि का आराम से क्या करते हैं, चिंतन हम मूर्त रूप से कर सकते हैं। अब हम तीसरा देखते हैं समायोजन करने की क्षमता। देखिए ये जो बुद्धि होती है वो क्या करती है, एक व्यक्ति को किस प्रकार सिचुएशन के साथ उसे समायोजन किया जाए इसकी जो क्या करती है, वह एक बुद्धि उसे रास्ता प्रदान करती है। मतलब बुद्धि क्या करती है, उसे समायोजन करने की क्षमता उसे व्यक्ति को प्रदान करती है। चौथा है सीखने में सहायक। देखिए अगर व्यक्ति के पास देखिए क्या करता है, एक व्यक्ति सिचुएशन के हिसाब से क्या करता है, वह किसी भी जो कठिन समस्या है उसका वह निवारण करने के लिए कोशिश करता है। अब वो क्या करता है, वह धीरे धीरे किसी भी चीज़ को सीखने के लिए वह उत्सुक होता है तथा उसकी बुद्धि जितनी अच्छी होगी अधिक होगी वो क्या करेगा, वह उतना ही अधिक वो सीखता जाएगा, है ना। और क्या करेगा, उसे सीखने में एक जो बुद्धि होती है वह सीखने में क्या करती है, एक व्यक्ति के लिए सहायक बनती है और क्या करता है, वह विभिन्न प्रकार की चीज़ों को सीख जाता है तथा वह निरंतर विकास करता है। अब हम देखते हैं पांचवा, समस्याओं के समाधान में। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बुद्धि होती है अगर जिस व्यक्ति में जितनी अधिक बुद्धि होगी वो क्या करेगा, वह किसी भी समस्या का समाधान आसानी से कर लेता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं किसी कक्षा के बच्चों का, तो अगर जो बच्चा अधिक बुद्धिमानी होगा वो अगर किसी को शिक्षक गणित का क्वेश्चन देता है या इंग्लिश का क्वेश्चन देता है तो जिसमें जितनी अधिक बुद्धि होगी वह उस क्वेश्चन को उतनी ही अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करता है। तो हम उसकी बुद्धि की तुलना हम कर सकते हैं। अब देखते हैं हम छठवां, बुद्धि व्यक्ति को गलत और सही का ज्ञान कराती है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो बुद्धि होती है वो व्यक्ति को सही गलत में फर्क करना सिखाती है। सही बात है कि अगर व्यक्ति में अगर बुद्धि ना हो तो वो क्या करेगा, वो हमेशा गलत का साथ देगा और जब व्यक्ति वही बुद्धिमान होगा तो वो क्या करेगा, सही और गलत की क्या करेगा, उसकी तह तक जाएगा और सही क्या है गलत क्या है यह पूरी तरह उसका जांच पड़ताल करने के बाद वह सही निर्णय तक पहुँचेगा और सही और गलत में वह फर्क करना सीख जाएगा। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि जो बुद्धि होती है वह व्यक्ति को गलत और सही में गलत और सही में फर्क करना सिखाती है। अब हम देखते हैं सातवां, बुद्धि व्यक्ति को नवीन परिस्थिति में सामंजस्य का गुण प्रदान करती है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो बुद्धि होती है वह व्यक्ति को नवीन परिस्थिति में सामंजस्य का गुण प्रदान करती है। यहाँ पर कह सकते हैं कि जब व्यक्ति कहीं अपनी मतलब कि अनजान जगह में जाता है ना, तो वह अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग क्या करेगा, उस जगह को समझानेगा समझेगा और धीरे धीरे क्या करेगा, उसी परिस्थिति में वो ढल जाएगा और अपने ज्ञान के अनुसार उस परिस्थिति में सामंजस्य करना वो सीख जाएगा। इसी प्रकार जो बुद्धि होती है उसकी विशेषताएं होती है और बुद्धि क्या करती है, एक व्यक्ति को गुणी बनाता है। अब हम देखते हैं आठवां, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हमारी बुद्धि होती है यह एक कार्य करने की एक
विधि होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हम कोई भी कार्य करते हैं, है ना, तो उसमें क्या होती है, हमारी जो बुद्धि है वो झलकती है। कैसे झलकती है? जैसे हम कुछ कार्य को कर रहे हैं, है ना, जैसे हम गणित ही बना रहे हैं, तो हम जितनी हमारी बुद्धि होगी, हम उतनी ही आसानी विधि से क्या करेंगे, उस गणित को हम हल कर लेंगे। तो उससे क्या होती है, हमारी जो बुद्धि वहाँ पर झलकती है और हम बुद्धि क्या होती है, हम उससे उस कार्य को करते करते हम पूरी तरह से सीख जाते हैं। तो यही कहा जाता है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। हम किसी कार्य को कितना अधिक अच्छे से कर रहे हैं और कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं, इन सभी का देखते हुए कह सकते हैं कि जो बुद्धि होती है वह कार्य करने की एक विधि होती है। अर्थात जो बुद्धि होती है वह व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तथा क्या करता है, उसे हर कार्य को आसानी से सीखने का क्षमता प्रदान करता है। चलिए अब हम देखते हैं बुद्धि के प्रकार। देखिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने प्रकार से क्या किया है, बुद्धि का वर्गीकरण किया है। तो हम देखेंगे गैरेट जी के अनुसार। जो गैरेट जी है वो बुद्धि के कितने प्रकार बताते हैं। तो जो गैरेट जी है उन्हें बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है मूर्त बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि और तीसरा है सामाजिक बुद्धि। चलिए तीनों को देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं मूर्त बुद्धि। देखिए इस बुद्धि को गामा यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मूर्त बुद्धि होती है उसे गामा यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, क्योंकि इसका संबंध क्या होता है, यंत्रों एवं मशीनों से होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिसमें ये मूर्त बुद्धि होती है ना, वो क्या करता है, उसका संबंध यंत्रों एवं मशीनों से होता है। उसकी जो रुचि है वह मशीनों एवं यंत्रों के प्रति अधिक होती है। और इस मूर्त बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं वह मैकेनिकल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर बनते हैं या बहुत सारे जो वर्क होते हैं इस अंतर्गत करते हैं और अपनी जो मूर्त बुद्धि है उसका विकास वो करते जाते हैं। अधिकतर इस बुद्धि जो होते हैं वो मैकेनिकल इंजीनियर या जो वर्कर होते हैं ये सब आदि से बनते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा क्या है, अमूर्त बुद्धि। देखिए अमूर्त बुद्धि के संबंध किसका होता है, पुस्तकीय, इसका संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो अमूर्त जो बुद्धि होती है ना, इसका संबंध किससे होता है, इसका संबंध होता है पुस्तकीय ज्ञान से। जिस व्यक्ति में अमूर्त बुद्धि जितना होगा वह क्या करेगा, वह उसे पुस्तकीय ज्ञान क्या लगेगा, अच्छा लगता है और क्या करता है, वह दिन रात क्या करता है, वह ज्ञान का विकास में लगा रहता है और वह पुस्तकीय ज्ञान अर्जन करते रहता है। तो जिसमें ये बुद्धि होती है वो क्या बनता है, वह कुशल इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब आदि ये बनते हैं, है ना। अब तीसरा लेते हैं सामाजिक बुद्धि। जो सामाजिक बुद्धि होती है इसका संबंध समाज से होता है ना। अर्थात कहने का मतलब ये है जिस व्यक्ति में जो ये अमूर्त सामाजिक बुद्धि होगी वो क्या करेगा, उसमें भाईचारा, है ना, आपसी सद्भाव की भावना इत्यादि इत्यादि जो गुण है उससे देखने को मिलेंगे। वो क्या करेंगे, वह किसी भी व्यक्ति से तुरंत मिलनसार हो जाएगा, है ना, तुरंत दोस्ती कर लेता है। तो ऐसे जो बहुत सारे जो गुण होते हैं वे सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति में देखा जाता है तथा वो क्या करता है, आसानी से किसी को अपनी तरफ वश में कर लेता है और वो क्या करता है, निरंतर करता है और क्या करता है, वह जो होता है वह समाज में भी अपना एक अलग पहचान सामाजिक बुद्धि के द्वारा वो बनाता है। और इस जो सामाजिक बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं, है ना, जो सामाजिक बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करेंगे, नेता, व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ, ये सब आदि इसमें बनते हैं। चलिए अब हम देखते हैं बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। हमारी जो बुद्धि है उसको विभिन्न प्रकार के जो कारक होते हैं वो प्रभावित करते हैं, जिससे क्या होता है ना, हमारी जो बुद्धि के विकास है वो निरंतर रूप से नहीं चल पाता है, वह प्रभावित हो जाती है। तो आइए चलिए देखते हैं। पहला है वातावरण। हमारी बुद्धि को सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारा वातावरण करता है। हम जिस वातावरण में रहते हैं, है ना, हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ क्या होता है, अगर वहाँ का वातावरण अच्छा नहीं है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, है ना, उसमें वो किस प्रकार के हैं, है ना, उसकी सोच क्या है, ये सब जो हमारी जो है वो हमारी बुद्धि को क्या करती है, प्रभावित करती है। वहाँ के लोग, वहाँ का वातावरण, ये सब चीज़ हमारे बुद्धि को क्या करती है, प्रभावित करती है। जिससे क्या होता है, हमारी जो बुद्धि की जो विकास है वह निरंतर अच्छे रूप से वो नहीं हो पाती है। दूसरा देखते हैं वंशानुगम। हमारी बुद्धि को प्रभावित करने वाला दूसरा सबसे बड़ा कारण है वंशानुगम। देखिए कभी कभी क्या होता है, हम देखते हैं हमारे आसपास
कि अगर कोई व्यक्ति अगर मानसिक रूप से कमजोर है ना, जब उसकी शादी होती है तो क्या होता है, उसके जो होने वाले जो बच्चे हैं वो भी क्या होते हैं, मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। तो यही फिर कहा जाता है कि जो बुद्धि होती है उसको वंशानुक्रम क्या करती है, प्रभावित करती है। इसमें जो कई क्या देखा जाता है, जो जेनेटिक जो कारण होते हैं वो भी हमारे मानसिक जो बुद्धि होती है उसको प्रभावित करती है। और ये जो मानसिक जो कारण होते हैं वंशानुक्रम, वह पीढ़ी दर पीढ़ी वह कभी 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 देखा जाता है, या हमारे जो जेनेटिक जो जीन्स होते हैं उसके द्वारा माँ से माता पिता से बच्चों तक पहुँचती है। अब हम देखते हैं तीसरा संगति। देखिए बुद्धि को प्रभावित करने का तीसरा सबसे बड़ा कारण क्या है, संगति। हमारी बुद्धि को संगति बहुत अधिक प्रभावित करती है। अगर कोई बालक गलत संगत में पड़ जाता है तो वह गलत चीज़ों को करने लग जाता है। जैसे कोई बच्चा अगर बीड़ी सिगरेट दारू ये सब पीता है तो उसकी संगति में जो अच्छा जो पढ़ने वाला जो बच्चा होता है वह उसी संगत में वह भी बिगड़ जाता है तथा गलत राह को पकड़ लेता है। तो इसी तरह जो संगति होती है वो भी हमारी बुद्धि को क्या करती है, प्रभावित करती है। अब हम देखते हैं चौथा, शिक्षा व्यवस्था। देखिए हमारी बुद्धि को प्रभावित करने में जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी प्रभावित करती है। जैसे जो शिक्षा की जो कई विधियाँ होती है, कभी कभी क्या होता है वो बालक को क्या करता है, शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयाँ होती है, जो व्यवस्था होती है वह उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाती है, जिसके कारण क्या है बच्चे की जो सीखने की जो शक्ति होती है वह कमजोर पड़ जाती है ना, और नहीं सीख पाता है। तो इस तरह जो हमारी बुद्धि है वह शिक्षा व्यवस्था का क्या होती है, प्रभावित होती है। अब हम बात करते हैं चिंतन। देखिए हमारी बुद्धि को प्रभावित एक चिंतन भी करती है। कभी कभी क्या है, जब कोई बालक क्लास में कोई चीज़ पढ़ा रहा होता है ना, शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं, तो घर की जो परिस्थिति कारण कभी कभी क्या होता है वह चिंता में रहता है ना, चिंता में रहने के कारण क्या है वह ध्यान नहीं दे पाता है। तो इस तरह क्या है उसकी जो बुद्धि होती है वह प्रभावित होती है। वह चिंता के कारण वह अपनी सोचने समझने की जो शक्ति होती है वह उसे नहीं समझ पाता है ना। तो इस तरह हमारी जो बुद्धि होती है वह चिंता के कारण क्या होती है, प्रभावित होती है। अब हम देखते हैं छठा, आर्थिक स्थिति। देखिए आर्थिक स्थिति भी हमारी जो बुद्धि होती है उसको प्रभावित करती है। जो बालक आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं वह अपनी जो शिक्षा है उसको जारी नहीं रख पाते हैं। वे आदमी वो अपनी पढ़ाई जो होती है वो बीच में ही छोड़ देते हैं। आर्थिक स्थिति कारण क्या करते हैं, वो अधिक नहीं पढ़ पाते है ना। तो इस तरह जो आर्थिक स्थिति होती है वह भी एक व्यक्ति जो होता है उसकी जो बुद्धि होती है उसको प्रभावित करती है। अब साथ देखते हैं प्रशिक्षण। अगर किसी बालक को निश्चित अच्छे ढंग से प्रशिक्षण न दिया जाए तो उसकी जो बुद्धि है वह मतलब उसकी बुद्धि नहीं पढ़ पाएगी। तो जो प्रशिक्षण की जो कमी होती है वह भी बुद्धि को प्रभावित करती है। या प्रशिक्षण दी भी जाती है तो उसकी जो विधियाँ होती है वह सही नहीं रह पाती, जिससे कारण क्या है एक बच्चे को उस विधि को समझने में क्या होती है, कठिनाई होती है। तो इस प्रकार क्या है हमारी जो बुद्धि होती है वह प्रभावित होती है। अब हम आगे देखते हैं नकारात्मक सोच। देखिए ये जो नकारात्मक सोच है वह भी हमारी बुद्धि को प्रभावित करती है। कभी कभी क्या है कोई बालक किसी चीज़ को करने से पूर्व क्या करता है, वह हार मान लेता है ना। वो क्या समझता है कि मैं किसी चीज़ को मैं उस चीज़ में, जैसे कोई बालक अगर आर्ट लिया है वो क्या करता है, वो पहले ही हार मान लेता है कि मुझे गणित नहीं आता है, मैं उसको कैसे बनाऊँ, या साइंस नहीं आता है तो मैं उस साइंस को जो कैसे चुनूँ। तो उसे जानने से पूर्व क्या करता है, उसमें हार मान लेता है। तो क्या करना चाहिए, बालक को प्रारंभ से ही क्या करना चाहिए, उसके बेस को मजबूत करना चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ा एक सहारा होता है टीचर का, है ना। तो टीचर को क्या चाहिए कि वो बालक को उसी तरह प्रशिक्षण दे जिस तरह उसकी बुद्धि होती है, और क्या करे उसकी जो नकारात्मक सोच है उसको दूर करे। और इस क्या है उसको हर चीज़ को बिना हार माने उसे नहीं करना चाहिए। मतलब क्या है उस चीज़ को उसे करके ही देखना चाहिए, करने से पहले ही उसमें हार नहीं मान लेना चाहिए। तो इस तरह जो नकारात्मक सोच है वो हमारी बुद्धि को प्रभावित करती है। चलिए अब हम देखते हैं बुद्धि के विकास में शिक्षा की भूमिका एवं उसका बुद्धि का शैक्षिक महत्व। पहले देखते हैं अध्यापक को कक्षा का वातावरण चिंतन प्रधान बनना चाहिए। देखिए अगर शिक्षा को बालक की बुद्धि में विकास चाहिए या बढ़ोतरी देखना चाहिए तो एक अध्यापक को चाहिए कि वह जो क्लास का जो वातावरण है उसे चिंतन प्रधान बनाना चाहिए। अर्थात
उसे किसी चीज़ को देना चाहिए, किसी टॉपिक पर उसे कुछ टॉपिक देना चाहिए जिस पर उसे चिंतन मनन करना चाहिए। अर्थात सभी बच्चों को अर्थात उन्हें सोचने समझने की शक्ति और बुद्धि को बढ़ाना है तो हमें जो क्लास का जो वातावरण है उसे चिंतन प्रधान बनाना चाहिए। अब हम दूसरा देखते हैं, विचार शक्ति को बढ़ावा देना। देखिए, हम जो कक्षा के जो बच्चे होते हैं उनके जो विचार शक्ति को अगर बढ़ाएं तो क्या है, उसकी जो विचार शक्ति है वह धीरे धीरे बढ़ेगी और जो उसकी बुद्धि है वह भी बढ़ेगी। हम उसकी विचार शक्ति को बढ़ाने के लिए हम वाद विवाद, भाषण, कविताएं आदि सब चीज़ करने के लिए बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं तथा हमारे जो स्कूल या कॉलेज होते हैं उसमें वाद विवाद, भाषण इत्यादि की प्रतियोगिताएं रखनी चाहिए, जिससे क्या होता है बच्चों की जो तर्क शक्ति होती है, सोचने समझने की जो शक्ति होती है वह बढ़ती है। इसी तरह हमारी जो बुद्धि होती है उसका विकास धीरे धीरे होता जाता है।